अभी क्या मरीजों को मिल रही है, जिनको जरूरत है उनको मिल रही है कुछ हद तक ऑक्सीजन की नहीं? देखिए गायत्री, इस पूरे मामले में मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा वहाँ पे माहौल जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ पूरी टीम है वो ऑक्सीजन लीकेज को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ऑक्सीजन वहाँ पे रोका जा सके। तो दूसरी मेडिकल पैरामेडिकल टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो वेंटिलेटर पे जो 25 मरीज हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित निकाल कर दूसरे अस्पताल में भेजा जाए, और जो ऑक्सीजन की कमी है उन्हें भरपूर तरीके से ऑक्सीजन दिया जाए। तो एक बड़ा चैलेंज नासिक प्रशासन के लिए बना हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 60 से ज्यादा मरीज उस अस्पताल में, जिस अस्पताल का नाम जाकिर हुसैन अस्पताल बताया जा रहा है, नगर पालिका का अस्पताल है, 60 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पे हैं, उन सबको ऑक्सीजन समय पर पहुंचाना यानी प्रशासन का सबसे बड़ा चैलेंज है कि 90 से ज्यादा जो कोरोना मरीज हैं जो गंभीर हैं उन्हें किसी भी हाल में अगर दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी ऑक्सीजन की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन विवेक, वहां क्षमता होनी चाहिए और जब उनको ले जाया जाएगा तो भी उनके साथ ऑक्सीजन चाहिए। मुझे बताइए, ये एक टैंकर से ही ऑक्सीजन लीक हुई और क्या अस्पताल में एक ही टैंकर था? क्योंकि अगर यहां से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है दूसरे अस्पताल में तो भी ऑक्सीजन के साथ ही उनको ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल गायत्री, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई पेशेंट की शिफ्टिंग होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लगते हैं, लेकिन इस जगह पर जो पाइपलाइन पूरी बिछी हुई थी सरकारी अस्पताल के अंदर उस पाइपलाइन के जरिए ही सारे मरीजों को ऑक्सीजन मिल रहा था, ऑक्सीजन पहुंच रहा था। लेकिन अचानक जो ये लीकेज है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ ऑक्सीजन का टैंकर है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का प्लांट है। वो रिफिलिंग की वजह से ही, जब रिफिलिंग में कहीं गड़बड़ी हुई है उसके बाद इस जो ऑक्सीजन है उसके लीकेज शुरू हो गया, और लीकेज शुरू होने के बाद ही उसकी जो पूरी इफेक्ट है वो जो अस्पताल के अंदर मरीज थे उनके ऊपर पहुंचा है, क्योंकि जो पाइपलाइन बिछी थी उसके ऑक्सीजन का उसके ऊपर भी इफेक्ट पहुंचा है। यही कोशिश की जा रही है कि जो 25 वेंटिलेटर पे मरीज हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उन्हें जल्द से जल्द जो ऑक्सीजन की कमी उनकी हो रही है उन्हें ऑक्सीजन दी जाए। वहीं दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि 60 मरीज जो ऑक्सीजन पे पहले से हैं उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उनके पास जो ऑक्सीजन पर्याप्त समय पर और सही समय पर पहुंचे। ये लीकेज रुकी विवेक अभी कि नहीं, इस बारे में कुछ पता चल रहा है? देखिए, इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की जो प्राथमिकता है कि लीकेज को रोकने के बाद सबसे पहले जो हॉस्पिटल है वहां पर मरीजों की हालत देखी जाए, और यही वजह है कि जो दूसरे इलाकों से जो दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो पैरामेडिकल टीम है उन्हें वहां पर बुलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो लीकेज आप विजुअल में भी साफ तौर पर देख सकते हैं गायत्री की लीकेज बहुत ज्यादा हो चुकी है। और जिस समय जब महाराष्ट्र में मरीजों की ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसे समय इतनी बड़ी घटना अपने आप में काफी सवाल खड़े करती है कि आखिरकार ये लीकेज कैसे हुआ, और इतनी जो ऑक्सीजन है जो एक मरीज के लिए ऑक्सीजन काफी अहम मानी जा रही है, उस समय इतने बड़ा लीकेज हो जाना, ऑक्सीजन की बर्बादी होना और उसके बाद जो मरीज वहां पर है उन्हें बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है नासिक प्रशासन के ऊपर। बहुत बड़ा चैलेंज है। विवेक, लौट रहे हैं आपके पास, जरा सुन लेते हैं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राजेश टोपे ने क्या कहा। वहाँ पर यानी जो नासिक में जो टैंकर आया था उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से ज़रूर ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ, और जिस हॉस्पिटल को वो जा रहा था उस पर निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन इसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ है ये जानकारी मुझे लेना जरूरी है, वो अभी पूरी पता नहीं है। लेकिन तो ये महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राजेश टोपे कह रहे हैं कि टैंकर पहुंचा था और वॉल लीकेज की वजह से इस तरह के हालात बने, इंपैक्ट हुआ है, लेकिन कितना हुआ है उनको भी जानकारी नहीं है। विवेक इस वक्त हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। विवेक, राजेश टोपे कह रहे हैं कि इंपैक्ट तो हुआ होगा, हालांकि देखिए उनको ही नहीं पता है कि कितना इंपैक्ट हुआ है। आप बताइए क्या कमी बनी हुई थी जिसकी वजह से टैंकर वहां पर पहुंचा था? देखिए गायत्री, आपको बताना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और हर एक जो प्रशासन ने पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। जो सरकारी अस्पताल है, ये जो सरकारी अस्पताल है जाकिर हुसैन अस्पताल का नाम बताया जा रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी थी। टैंकर आता है ऑक्सीजन का और रीफिलिंग का जो प्रोसेस है वो चला था, लेकिन रीफिलिंग के प्रोसेस के समय में जिस तरह से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बोला कि वॉल्व लूज हो गया था, उससे कंट्रोल जो वहाँ के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि टैंकर के साथ साथ भी ऑक्सीजन लीक हुआ और साथ ही साथ जो टैंक में रिफिलिंग हो रही थी वहां पर भी ऑक्सीजन पूरी तरह से लीक होना शुरू हो गया। अगर देखिए, अगर ये सिर्फ टैंकर से ऑक्सीजन लीक होता तो
मरीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जहाँ पर जो ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है वहां पर भी लीकेज शुरू हो गई, यानी कि जहां से ऑक्सीजन रखा था वहां से लीकेज शुरू होने के बाद इसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो अस्पताल पे पड़ा, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए ही सारे मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वेंटिलेटर पे 25 से ज्यादा मरीज मौजूद थे और उनको हर समय हर सेकंड ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत थी। अब समझ सकते हैं कि जो पाइपलाइन ऑक्सीजन की बिछी हुई है वही अगर इफेक्ट पड़ेगी तो 25 जो वेंटिलेटर पे मरीज है उनका हाल क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मल वार्ड है वहां पर 60 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पे थे, उसके बावजूद भी पूरी जो पाइपलाइन है वो ऑक्सीजन के जरिए ही मरीजों तक पहुंच रही थी। अचानक ये पाइपलाइन में लीकेज शुरू हुई और पाइपलाइन में जो ऑक्सीजन जो पर्याप्त मात्रा में मरीजों को पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। हालांकि राजेश टोपे डिटेल से उनके पास वो इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मरीजों को इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है और सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन का यही है कि मरीजों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन जो पर्याप्त ऑक्सीजन है वो पहुंचा सके। क्योंकि देखिए जो घटना घटी है वो घट चुकी है। एक तरफ जो 2 टीमें इसमें काम कर रही है, एक टीमें जो ऑक्सीजन को बचाने की कोशिश कर रही है कि शायद टैंकर में कुछ ऑक्सीजन बच सके ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी पैरामेडिकल टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो ऑक्सीजन मरीजों को नहीं मिल रही है उनकी जान कैसे बचाई जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो 25 मरीज हैं उनमें उनकी जान कैसे बचाई जाए। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि जो 60 मरीज ऑक्सीजन पे थे उनको किस तरह से बचाया जाए। हालांकि नासिक प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि जितने भी आसपास सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सभी टीमों को बुलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मरीज अफेक्टेड हैं 90 से ज्यादा मरीज अफेक्टेड है उन्हें किसी तरह से उन्हें सुरक्षित बचाया जाए। गायत्री। बिल्कुल विवेक, क्योंकि 2 बातें मुझे समझ में आती हैं। एक तो राजेश टोपे कह रहे हैं कि वॉल लूज हुआ जिसकी वजह से लीकेज रिफिलिंग के दौरान, लेकिन दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि जहां स्टोर हो रही थी ऑक्सीजन लीकेज वहां से भी शुरू हुई। चिंता इस बात की है कि भगवान ना करे कोई अनहोनी अगर होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मतलब आप बता रहे हैं कि 25 मरीज तो वेंटिलेटर पर थे, वेंटिलेटर पर 25 मरीज, बाकी मरीज तकरीबन 25 के अलावा अगर बाकी 60 में से बाकी मरीजों की बात करें उनको भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। अब सोचिए उनकी हालत क्या होगी। लेकिन क्या दूसरी तरह की व्यवस्था भी होती है इस तरह के हालातों से निपटने के लिए या फिर नहीं? मतलब यह स्थिति अभी भगवान भरोसे। देखिए गायत्री, देखिए इसमें प्लान भी इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। जो भी टैंकर आता है ऑक्सीजन का वो उस जो स्टोरेज होती है वहां पर उसको रिफिल करता है और रिफिल करने के बाद वो टैंकर वापस चला जाता है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि जो ऑक्सीजन का टैंकर इस अस्पताल में पहुंचा था, पाइप के जरिए पूरी गैस उस स्टोरेज में पहुंचाई जा रही थी, तभी ये लीकेज हुआ है। वॉल की लीकेज टैंकर से नहीं बल्कि जो स्टोरेज होती है वहां से लीकेज हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो टैंकर में ऑक्सीजन थी वो भी बर्बाद हो रही है और जो स्टोरेज में बची कुछ ऑक्सीजन थी वो भी बर्बाद हो रही है। इसी की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा अस्पताल के मरीजों को, क्योंकि जो स्टोरेज में जो ऑक्सीजन रखी हुई थी वो पाइपलाइन के जरिए सभी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, वेंटिलेटर वार्ड, आईसीयू वार्ड, जनरल वार्ड, सभी वार्ड में पाइपलाइन। एक मरीज के रिश्तेदारों की बात सुन लेते हैं, वो क्या कहने इस पूरे हालात पर। एकदम स्फोट जैसा आवाज भी हुआ है बड़ा सा और यहाँ पे लोग सब घबराए हुए हैं। तो अभी अग्निशामक की गाड़ी वगैरह भी यहाँ आई है तो इन्होंने उनका काम चालू किया है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत घबराए हुए हैं। आजू बाजू सब रेसिडेंशियल एरिया है पूरा, तो यहाँ पे लोगों में बहुत सी घबराहट हो गई है। ताकि तो अभी कुछ तो डिसीजन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एक तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है लोगों को, और अभी अगर ऐसा हादसा होता है तो इसमें जिसने किसी की भी गलती है तो उसको तुरंत कुछ तो भी एक्शन लेना चाहिए। को मिली है उसके अनुसार जो 11 लोगों की मृत्यु वहाँ हुई। मेरा तो यह कहना है कि यह आंकड़ा बढ़े नहीं, लेकिन इसके बारे में ये घटना कैसी हुई, किसके कारण हुई, कौन जिम्मेदार है, हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऐसी घटना न हो, इसलिए इसके अलग कोई नियमावली तैयार कर सकते हैं तो वो भी तैयार की जाए। सर, ऑक्सीजन आणि रेमडेसिवीरचा आपण सतत आढावा घेत आहोत। साधारणतः ऑक्सीजन। तो ये महाराष्ट्र के मंत्री राजेश शिंगणे को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि कुछ मौत हुई है। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई, लेकिन जो मरीज के तीमारदार, जो रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक आवाज भी सुनी, जोरदार आवाज सुनी। हालांकि वो आवाज किस तरीके की थी ये अभी तक साफ नहीं हो सका, लेकिन वो बता रहे हैं कि आवाज हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अग्निशमन यंत्रों को भी बुलाया गया है। यानी
कहीं स्थिति और भी ज्यादा बेकाबू तो नहीं है? लगातार हम डिटेल्स ट्रैक करें, लेकिन इस सबके बीच तस्वीर बेहद चौंकाने वाली, बेहद गंभीर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें मिल रही थी और इस सब के बीच देखिए ऑक्सीजन किस तरीके से बर्बाद हो रही है। और उससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति ये कि 60 मरीज जो कि ऑक्सीजन की जिन्हें सख्त जरूरत थी, उसमें से 25 वेंटिलेटर पर थे। अब सोचिए उनकी हालत क्या होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी? क्योंकि अभी राजेश शिंगड़े को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि कुछ मृत्यु हुई है। बिल्कुल 11 मौत का आंकड़ा अब तक कंफर्म हो पाया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एफडीए को जो आंकड़ा आया है उसमें 11 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है कि जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जहां पर सप्लाई होना था वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग वेंटिलेटर्स पर थे, ऑक्सीजन पर थे और उन्हें ऑक्सीजन लगातार दी जानी थी, लेकिन इस तरीके के लीक होने के बाद ऑक्सीजन सही समय पर उन तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण डेथ हुई है। करीब 11 लोगों की डेथ ऑक्सीजन ना सप्लाई होने की वजह से हुई है। ऐसी जानकारी नासिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र मिनिस्ट्री को भेजी है। हालांकि इस बात को लेकर महाराष्ट्र मिनिस्टर्स ने एक कंफर्म कर दिया है कि इस तरीके की कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है और इस तरीके की आगे घटना ना हो, इसको लेकर के एक SOP बनाई जाएगी पूरे राज्य भर में कि इस समय ऑक्सीजन की लगातार किल्लत है और ऐसे में कैसे के दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। 350 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मंगाई जा रही है दूसरे राज्यों से और इस समय कट टू कट ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे महाराष्ट्र में चल रही है, यानी 1550 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और 1550 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है। और ठीक उसी समय इस तरीके की घटना होती है और उसमें इतने लोगों की डेथ होती है। इसलिए महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के गंभीर है। उन्होंने कहा है जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इस तरीके की घटना आगे ना हो, इसको लेकर एक SOP बनाई जाने की तुरंत ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ तुरंत उन्होंने कही है कि इस घटना के बाद से अब दिक्कत ये हो गई है कि अगर ऑक्सीजन तुरंत सप्लाई नहीं हो पाता है तो फिर पेशेंट्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र में 6 बड़ी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर उनके खुद के प्लांट्स हैं। ये 6 बड़ी जगह हैं, सब प्राइवेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े कंपनी या फैक्ट्रीज हैं जहां पर ऑक्सीजन की खुद के प्लांट हैं। उन सारी जगहों पर ही बात करके वहीं पर वेंटिलेटर की व्यवस्था रखी जाएगी ताकि वहीं पर तुरंत जो उनके प्लांट्स हैं उनकी ऑक्सीजन वहां पर सप्लाई की जा सके। यानी जो जिस तरीके की घटना हुई है वो घटना आगे ना घटे, क्योंकि महाराष्ट्र में कई हिस्सों से ऑक्सीजन खत्म होने के या कम समय की ऑक्सीजन बचे होने की लगातार कंट्रोल रूम में खबरें आ रही हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार इस तरीके के अलग अलग फैसले ले रही है। लेकिन नासिक को लेकर के इन्होंने साफ कहा कि घटना बहुत गंभीर है। ये तो सब कुछ होता रहेगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन प्लानिंग तो इसी को कहते हैं कि इस तरह के हालात ही ना बने, उस पर इतनी पुख्ता प्लानिंग होनी चाहिए। और ये तो महामारी है और महाराष्ट्र कोरोना वायरस के पूरे देश में नंबर 1 पर बना हुआ है केसेस के आंकड़ों की अगर बात करें तो। लेकिन इस तरह के हालात बने कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल। महाराष्ट्र के मंत्री तो यहां तक कह रहे कि आंकड़ा बढ़े नहीं, वहीं रिश्तेदार ये कह रहे हैं मरीजों के कि एक बहुत तेज आवाज आई। ये लीकेज के बीच आवाज कैसी हो सकती है अभिषेक, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए लीकेज में चूंकि अभी तक जो जानकारी है उसमें वॉल्व लीक हुआ है। वॉल्व लीक होने के बाद अचानक उसमें विस्फोट होना ये कहीं ना कहीं अलग तरीके का इंडिकेशंस होता है कि क्या उसमें सिर्फ लीकेज था या कुछ और चीज़ें हुई थी। ये सारी चीज़ों की भी जानकारी तुरंत ली जा रही है, क्योंकि ये घटना आज हुई है और इस समय तुरंत मीटिंग चल रही थी। मीटिंग से तुरंत मिनिस्टर्स ने नासिक में फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी ली है, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। विस्फोट किस तरीके से हुआ, किस तरीके का लीकेज हुआ और आखिर क्या इसमें दिक्कतें थी और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को लेकर के तुरंत इन्वेस्टिगेट करके और बताने के लिए बोला है जिला चिकित्सक को, जिलाधिकारी को, ताकि इस पूरे मामले में पता लगाया जा सके। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने ये साफ कह दी कि इसमें अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके की आगे घटना ना हो, इसको लेकर। ठीक है अभिषेक, लौटते रहेंगे अपडेट के लिए। और इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 62,000 मरीज सामने आए, जबकि कोरोना से 519 लोगों की मौत हुई। इस साल अब तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है।
राज्य में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है और राज्य में पहले से लागू पाबंदियों के नाकाफी साबित होने की वजह से लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई और इस बात की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में आज अगले कुछ घंटों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं, दवा, अस्पताल, दूध, फल और सब्जी बेचने वालों को छूट मिल सकती है। साथ ही मुंबई के BKC सेंटर में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। उधर महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहब थोरात ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए और ये कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। बाला साहब थोराट जो एक सीनियर मंत्री हैं, कांग्रेस के CLP लीडर हैं, बाला साहब जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार कल कैबिनेट में चर्चा हुई, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि कम से कम लॉकडाउन किया जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। किस तरीके का फैसला एक्सपेक्ट है? कोरोना का जो प्रादुर्भाव है वो डबल स्पीड है उसका और नंबर भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। हमने रिस्ट्रिक्शन तो डाले हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शन में पूरा लॉकडाउन नहीं हो रहा, तो हमारे सब कैबिनेट के मिनिस्टर्स की ने यही आग्रह किया है CM साहब को कि ये पूरा एक लॉकडाउन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करना चाहिए। जो पिछली साल हमने किया था उस तरीके से करना चाहिए। ये हमने तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा है, तो इससे जो हमारा संसर्ग जो बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा और नंबर नीचे आएगा।